उत्तराखंड विधानसभा सीट द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज का निदेशक को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ में आमरण अनशन कर रहे आपदा प्रभावित भू स्वामित्व सहित कई मांगों के लिए आंदोलन जारी। नैनीताल के प्रख्यात फोटोग्राफर और पर्वतारोही अमित शाह का निधन, चित्रकारों में शोक की लहर। मुंबई के चर्चित पत्रकार जेडे हत्याकांड का वांटेड दोषी दीपक उत्तराखंड से गिरफ्तार, पैरोल पर आया था बाहर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर और महिला साथी गिरफ्तार, सुहाने सपने दिखाकर लोगों से करते थे ठगी। उत्तराखंड 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, मसूरी और उत्तरकाशी में झमाझम बारिश, मैदानी इलाकों में गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की, माफ कीजिएगा, बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से, जहां 2 दिन के एमपी और राजस्थान दौरे पर हैं सीएम धामी। खबर देहरादून से, जहां 2 दिन के एमपी और राजस्थान दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के लिए 2 दिनों तक हुंकार भरेंगे सीएम धामी। एमपी के सागर की खुरई और बीना में करेंगे जनसभा, कल राजस्थान के कोटा में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए 2 दिनों तक हुंकार भरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एमपी के सागर की खुरई और बीना में करेंगे जनसभा, कल राजस्थान के कोटा में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एमपी के सागर की खुरई और बीना में आज करेंगे जनसभा सीएम पुष्कर सिंह धामी, कल राजस्थान के कोटा में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें कल भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद 21 सितंबर की सुबह देहरादून वापस आ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि 2 दिन के मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के लिए 2 दिनों तक हुंकार भरेंगे सीएम धामी। मध्य प्रदेश के सागर की खुरई और बीना में आज जनसभा करेंगे, वहीं कल राजस्थान के कोटा में जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि एमपी के सागर की खुरई और बीना में आज जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। खबर देहरादून से, जहां 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले में अलर्ट किया गया जारी। मैदानी इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि मसूरी और उत्तरकाशी में होगी जमकर बारिश। वहीं दूसरे इलाकों में हल्की बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया जारी। आपको बता दें कि देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को पूरा 1 साल हो गया है। इस मर्डर केस की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई गई थी। 19 साल के अंकिता भंडारी के साथ ठीक 1 साल पहले युवकों की हैवानियत की कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। 8 सितंबर 2022 से अंकिता लापता हो गई थी, लेकिन 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी
और 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से मिला था। अंकिता के परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने, वीआईपी का नाम उजागर करने समेत तमाम मांगे सरकार से की हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मर्डर केस की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी थी। 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ ठीक 1 साल पहले युवकों की हैवानियत की कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और इसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। हालांकि अंकिता ने इस दबाव को स्वीकार नहीं किया और उसने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद 8 सितंबर 2022 से अंकिता लापता हो गई थी, लेकिन 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से मिला था और इस मामले में बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अंकिता के परिजन और तमाम संगठन से जुड़े लोग सरकार से अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने और वीआईपी का नाम उजागर कराने के लिए अंकिता भंडारी के भाई को सरकारी नौकरी समेत तमाम मांग सरकार से कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इस घटना से एक सबक लेंगे कि भाई ये घटना हुई है, इसमें जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले। जो वीआईपी इस हत्याकांड के पीछे रहा है उसका भी पता चले जनता को कि वो कौन व्यक्ति था, वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था, उसका भी खुलासा हो। जो यमकेश्वर की विधायक की भूमिका रही उसकी भी जांच हो कि क्यों उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि सारे मीडिया के साथी जानते हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। हमने जो एक गांव से एक मेजरनामा गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार को कि ये नर्सिंग कॉलेज है इसके मेरे अंकिता नाम के नाम से किया जाए। और मैंने भी परसों अभी 28 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से कि सरकार जो है तुरंत 12 तारीख के अंदर सितंबर के अंदर नर्सिंग कॉलेज को मेरी लड़की के नाम से किया जाए। आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन मैंने अपने बेटे के साथ लास्ट बात की थी। मुझे नहीं था पता कि आज मैं अपने बेटे के साथ लास्ट बात कर रही हूँ। यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ पुलकित आर्य ने किया वो कभी दूसरी बेटे के साथ न हो। पुलकित आर्य को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो फिर कभी कोई पुलकित आर्य किसी बेटे के तरफ नज़र उठा के भी न देख सके। वहीं अंकिता हत्याकांड को 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के नाम पर डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग होम का नाम रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर कर देने से अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी हमारी राज्य की बेटी है, बहन है। हम सबकी संवेदनाएं, सद्भावनाएं उनके साथ हैं और पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। जैसे ही अंकिता से संबंधित घटना संज्ञान में आई, तुरंत राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, एसआईटी का गठन किया गया और जो भी उसमें अपराधी थे, दोषी थे, जिनकी भी संलिप्तता थी, ऐसे सभी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। उनके जो मकान थे उनकी कुर्की की गई, संपत्ति जब्त की गई, अकाउंट्स उनके सीज कर दिए गए और वो आज भी जेल में बंद है। देखिए, बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुए जो है 1 वर्ष हो गया है और अभी तक जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता
प्रदेश की मातृशक्ति और खुद अंकिता के माता पिता वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं। आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका बेटी अंकिता भंडारी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में जिक्र करके गई? जांच भी कुछ नहीं कह रही है, केवल सरकार की ओर से लेपापोती हो रही है। न्याय की उम्मीद भी जो है लगातार धूमिल हो रही है। अब जो है एक कॉलेज का नाम अगर बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर आप सरकार कर देंगे तो उससे जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो तो नहीं मिट जाएंगे ना। बेटी अंकिता भंडारी के दोषी जब तक फांसी पर नहीं चढ़ते और जब तक जो है वीआईपी जनता के सामने नहीं आता, उसका नाम उजागर नहीं होता, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी भी अंकिता को न्याय न मिलना बेहद चिंता की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त तो किया है कि राज्य सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। देखना होगा कब तक अंकिता को न्याय मिल पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लक्सर की, जहां भारतीय किसान यूनियन के पटेल गुट से जुड़े किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत की और ट्रैक्टर रैली भी निकाली। रैली में बड़ी संख्या में आसपास के किसान शामिल हुए। रैली के बाद तहसील परिसर में धरना भी दिया गया। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, किसानों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। देखो किसान का काम हो रहा है बाल बराबर वहाँ बैकआउट कर दिया था अधिकारी में जो नोटिस हमने 10 सूत्रीय नोटिस दिया था उसमें रैली निकाल ली हमने। रैली निकालने के बाद वहाँ अधिकारी जिले से भी अधिकारी हर विभाग से अधिकारी आ रहे थे। सारी बात होने के बाद में लेख पल्लों की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो, लेकिन एसडीएम साहब ने जल निगम के भी थे, वन विभाग वाले भी थे, जितने भी संबंधित अधिकारी थे वो सब थे, तो उनके बारे में वार्ता हुई और एसडीएम साहब ने लेख पालों का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बाढ़ का, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का। एसएसपी कार्यालय देहरादून में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई बैंकों से लोन ले चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी लिए हैं। इसके बाद पुलिस ने एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी आरोपी से बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 10 नकली आधार कार्ड भी आरोपी से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वाहन चेकिंग, तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पे था उससे जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी, तो ये सारी चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उस फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई सीओ डोईवाला के नेतृत्व में, तो इसके द्वारा ये बताया गया है ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था और इसके द्वारा आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में कई लोन लिए हुए हैं और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां नवनियुक्त डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने नैनीताल स्थित डीआईजी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में अपराध नियंत्रण एवं पुलिस को आधुनिक तरीकों से लैस करने की योजनाएं आगे बढ़ाने
पर्यटन सीजन के दौरान कुमाऊं में ट्रैफिक की सही प्लानिंग पर फोकस रहेगा। डीआईजी योगेंद्र रावत ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के तहत पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार कैसा है, उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुना जा रहा है, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाया है या नहीं, निराकरण कितने समय में हुआ, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा ताकि लोगों को सही समय पर न्याय मिल सके। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा नेचुरली अभी फोर्स का हुआ है, लेकिन उसमें शासन साइबर क्राइम आने वाले समय का ओनली क्राइम होने वाला है। अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस को देख लें तो जो प्रॉपर्टी और जो मनी को लेकर होते हैं उसमें साइबर क्राइम ही भविष्य है। इसमें हम दो चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। एक तो पब्लिक की अवेयरनेस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट रेमेडी। साइबर क्राइम में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेटर, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि प्रिवेंशन हो, हम उस चीज़ से बचें, और उसके लिए हमको पब्लिक में भी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी और खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। तो पहला तो इसका जो पहलू है वो ये है। दूसरा, एक बार अगर क्राइम हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस भी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो, ये दूसरा हमारा इस समय प्रयास है। और इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पुलिसकर्मी भी इसके लिए लगातार अपने को अपग्रेड करते रहें इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए। नई टिहरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सांसद द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश भर में मध्यम श्रेणी राज्य के अंतर्गत जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर जिला प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। दूरसंचार भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद द्वारा दूरसंचार विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाली टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की बैठक समयांतर्गत न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समयांतर बैठक आयोजित करने और सभी सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। का प्रॉब्लम तो आज से नहीं, बहुत पहला से आ रहा है, पर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पर अभी भी बहुत से जगह में और इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। और ये भी नहीं कि सेंटर से बहुत ज़्यादा पैसा आए हैं और स्टेट भी दे रहे हैं अपनी हेल्प करें, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जो हमारे चावल के बाद जो कर रहे हैं, हमने जब से दिया है तब से भी अभी 2 साल 3 साल हो गए, अभी कोई चावल का वो काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने अपना नाराज़गी जताई, क्योंकि ये होना चाहिए था। पहाड़ों में कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं होता है, और आजकल हर चीज़ कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से होता है। खबर लक्सर से है, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिशपाल और मंगलोर विधायक शरबत करीम अंसारी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर में किसान, मजदूर, दुकानदार और आपदा पीड़ित गर्जना धरना प्रदर्शन यात्रा निकाली। गर्जना यात्रा ट्रक यूनियन से हरिद्वार रोड मोहल्ला, गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला और रायसी रोड होते हुए लक्सर तहसील मुख्यालय पर पहुंची। इस मौके पर दोनों विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। आपदा के मसले पर सरकार पीड़ितों के ऊँट के मुंह में जीरा सम्मान मुआवजा दे रही है। साथ ही भाजपा सरकार पर गूंगी बहरी सरकार होने का आरोप भी लगाया। माननीय विधायक जी हैं लक्सर के शहजाद जी, उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें मुआवजे को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, आपदा को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, और मेरे माध्यम से वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा उचित माध्यम से। वास्तव में जो है आपदा तो पूरे जिले में, लेकिन क्योंकि हम अपनी अपनी विधानसभाओं के विधायक हैं तो शहजाद भाई ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी बात को रखी है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी विधानसभा के लिए रखी। मेरे यहाँ जो है सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया, चेक तो बटे ही नहीं मेरे यहाँ अभी तक, बने ही नहीं मेरे यहाँ अब तक। तो इसको लेकर जो है मैंने बात रखी है, जो चेक नहीं बने उनको वो चेक बनने चाहिए, लोगों को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो है लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हों। आप इसमें माननीय विधायक भाई शहजाद के, ये एक ऐसा एक टेलर था, भाई शहजाद जी का एक टेलर था, और आपने सभी की समस्या को, किसानों की, मजदूरों की, पटरी वालों की, ठेली वालों की, वो विधानसभा के अंदर उठाई है और बहुत दमदारी से उठाई है। चाहे वो बेल्डा प्रकरण हो, भाई शहजाद जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज यहाँ आपके सामने रखा है,
इसी तरीके से ये सभी किसानों की समस्या है। बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आई हो हरिद्वार के, हम ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इसी तरह का प्रदर्शन हर तहसील पर, हर कलेक्ट्रेट पर होगा। खबर मसूरी से है, जहां ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हरतालिका तीज उत्सव 2023 पारंपरिक रीति रिवाज, नृत्य, सम्मान और लकी ड्रॉ के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेपाली और गोरखली समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। हरतालिका तीज उत्सव में महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ आई। इस मौके पर महिलाओं ने नेपाली गानों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम रुक्मणी साई है और हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी साल हो गए। तो मतलब जैसे सब लोग मनाते हैं करवा चौथ का व्रत, तो हम तीज का व्रत मनाते हैं। तो हमारे उसमें बहुत ही खास माना जाता है व्रत को। तो जैसे मतलब सज धजना हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन का, कि मतलब कब आएगा ये त्यौहार, कब आएगा ये त्यौहार। तो जैसे मतलब आज आ ही गया आखिर में, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनवाया है। हमारे यहाँ नेपाल में जैसे मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही ये त्योहार मनाने लगते हैं। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जन सुनवाई में 105 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में पारिवारिक मामले तथा वरिष्ठ नागरिकों का आपसी विवाद, भूमि सीमांकन सहित पानी, सड़क, आपदा आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो 5 शिकायतें आई हैं और इसमें लैंड और बाकी चीज़ें तो थी ही, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें थी। काफ़ी बुजुर्ग लोग आए थे और जो घरेलू जो विवाद है उसके क्रम में आए हुए थे। तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारा सीनियर सिटीजन सेल है पुलिस का, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए हैं कि इन सारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो पॉसिबल उपाय हो सकता है सबको दें। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड, बिजली, पानी, आपदा सभी से रिलेटेड शिकायत। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।